नमस्ते दोस्तों। चलिए अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर वक्त खराब हो तो सब खराब होता है। एक के बाद एक परेशानी आती जाती है। रीमा गश खाकर कटीली झाड़ियों पर गिरकर बेहोश हो गई थी, जिसे देखकर गणेश की जान निकल गई। अब क्या करे वो, कैसे जाए? अगर रीमा को छोड़कर ऊपर किसी को मदद के लिए जाता है तो कहीं कोई जंगली जानवर ना काट ले। नहीं, वो रीमा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। फिर वो क्या करेगा? क्या वो उसके होश में आने का इंतज़ार करेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहीं रीमा को कुछ हो गया तो? परेशान गणेश सोच विचार में उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने प्रार्थना की, हे जगन्नाथ बाबा, कुछ उपाय सुझाओ, कुछ मदद करो कि मैं क्या करूं इस घड़ी में। तभी उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं रीमा को कंधे पे उठाकर ऊपर ले जाता हूं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। यही सोचकर गणेश ने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और जोर से हुंकार लगाई और दोनों हाथों से रीमा को उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया। पहाड़ का बंदा था, गठा हुआ शरीर था, बोझा ढोने की आदत थी। मेहनतकश लोग काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं, दिमाग से भी और शरीर से भी। वही गणेश के साथ था। गणेश ने रीमा को अपने कंधे पर उठाया और ऊपर चल पड़ा। 1 किलोमीटर तक गणेश यूं ही चलता रहा। ना तो उसे कोई व्यक्ति नज़र आया, ना कोई झोपड़ा नज़र आया जहाँ से मदद ली जा सकती। चलते चलते गणेश बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके शरीर की जान निकल चुकी थी, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। करीब 1-1.5 मील ऊपर जाकर उसे कुछ झोपड़े दिखाई दिए, जिससे उसकी जान में जान आई और उसके उत्साह को और बल मिला। उसे लगने लगा कि मंजिल अब करीब है, कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। अरे गणेश, तू कहाँ से आ रहा है और ये तेरे कंधे में कौन है? शंकर ने देखा कि गणेश किसी को ऊपर उठाकर लिया जा रहा है। शंकर उसी गांव का रहने वाला गणेश का एक मित्र था। गणेश की तरह वह भी छोटी मोटी नौकरी करता था और अपने खेत खलिहान संभालता था। उसने गणेश को हांफते हुए देखा। झट उसने रीमा को अपने कंधे पर ले लिया और दौड़ता हुआ गया, झोपड़े से चारपाई निकाल कर लाया और बिछा दी। शंकर ने रीमा को चारपाई पर लेटाया और गणेश को एक चबूतरे पर बिठा दिया। गणेश तू रुक, मैं भी पानी लेकर आता हूं तेरे लिए। शंकर लगभग दौड़ते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ भागा और अपनी पत्नी कावेरी से बोला, जल्दी से एक लोटे में पानी लाओ। और वो दौड़ता हुआ गणेश के पास गया। उसने गणेश को थोड़ा पानी पिलाया, उसे थोड़ा सामान्य करा। उसके बाद उसने कावेरी को बुलाया और कहा, देखो ये मेम साहब हैं, इनका ध्यान रखो। कावेरी तजुर्बेकार औरत थी। हालांकि वो शंकर की दूसरी पत्नी थी और बहुत अच्छे व्यवहार की औरत थी, बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने शंकर के पहले से 2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था और 2 बच्चे उसके खुद के थे, यानी 4 बच्चों को उसने बहुत लाड़ दुलार से पाल पोस के बड़ा किया था। उसके अंदर एक माँ की भावना थी। उसने रीमा को बहुत प्यार से लिटाया और पानी के छींटे डालने लगी। तब तक गणेश और शंकर बाहर चबूतरे पर बैठकर इंतजार करने लगे
कि कब रीमा होश में आए तो आगे की कहानी सोची जाए कि आगे उन्हें क्या करना है। इधर कावेरी कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर उनका लेप रीमा के माथे पर लगाने लगी। वो इंतजार कर रही थी कि रीमा को होश आए। इधर शंकर और गणेश दोनों बातें कर रहे थे। गणेश ने उसको पूछा कि कौन है ये मेम साहब और कहाँ से आ रहे हो तुम। गणेश ने अक्षर व अक्षर सारी बातें गणेश को सुनाना शुरू कर दिया। गणेश आश्चर्य से हर चीज सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गणेश जो कह रहा है उसमें कितना सच है, और अगर सच है तो ये सच कैसा सच है। उसे लगने लगा कहीं कोई ये भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है, कहीं कोई ऊपरी हवा तो नहीं है। उसने गणेश को कहा कि ज़रूर, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये कोई ऊपरी चक्कर है जिसके लपेटे में ये मेम साहब आ गई हैं, वरना ऐसी कहानी तो न कभी देखी है न सुनी है। गणेश को भी लगने लगा कि शायद शंकर ठीक ही कह रहा है। ज़रूर रीमा बिटिया पे कोई ऊपरी साए का चक्कर है। अब क्या किया जाए। तभी उसने शंकर से कहा, शंकर, तेरे बेटे ने शहर से जो तुझे फ़ोन लाकर दिया था छोटा सा, वो फ़ोन लेकर आ। शंकर ने जेब में हाथ डाला और फ़ोन गणेश को थमा दिया। गणेश को रिजॉर्ट का नंबर याद नहीं था। उसने जेब से छोटी सी डायरी निकाली, उसमें से रिजॉर्ट का नंबर देखा और रिजॉर्ट का नंबर मिलाने लगा। रिजॉर्ट पे खबर करना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि वो वहाँ की मेहमान थी। गणेश ने रिजॉर्ट के मैनेजर को पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, आप घबराइए मत, हम अभी कोई सवारी भेजते हैं, रिजॉर्ट की गाड़ी भेजते हैं और वहाँ से उनको वापस बुलाते हैं। गणेश ने बातचीत करके फ़ोन रख दिया। अब कुछ आश्वस्त हो गए थे गणेश और शंकर दोनों। इधर करीब 20-25 मिनट बीत चुके थे। रीमा को होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोला तो कावेरी की जैसे जान में जान आई। कावेरी बहुत खुश हुई। उसने कहा, बिटिया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। रीमा चौंक गई। उसे अभी तक हुआ कुछ भी याद नहीं था। वो पूछने लगी कि मैं कहाँ हूँ और गणेश दादा कहाँ हैं। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो बिटिया, ये भी तुम्हारा घर ही है और गणेश दादा बाहर बैठे हैं। उसने गणेश को आवाज़ लगाई। गणेश के अंदर आते ही रीमा ने उनसे कहा, दादा, ये हम कहाँ आ गए हैं। गणेश को लगा कि उसे पिछला कुछ भी याद नहीं है। उसने एक ठंडी सांस ली। वो चाहता था कि वो वास्तव में सब भूल जाए और वो नहीं चाहता था कि वो रीमा को सारी चीज़ें वापस याद दिलाए। उसने बात को बनाते हुए कहा, बिटिया, हम साथ में घूमने निकले थे ना, तुम्हारी तबीयत कुछ खराब हो गई तो मेरे दोस्त का घर है शंकर, यहाँ मैं तुमको ले आया हूँ। ये तुम्हारा अपना ही घर है और ये कावेरी, ये भी बिल्कुल तुम्हारी अपनी जैसी हैं। तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। रीमा ने सरसरी निगाह उस झोपड़ी पर डाली। झोपड़ी को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। एक मीठा सा एहसास उसके मन में जाग गया। उसे देखा एक कोने में 4 लोहे के बक्से रखे हुए हैं। उसमें शायद उनका ज़रूरी सामान और कपड़े लित्ते होंगे। एक अलगनी टंगी है जहाँ कुछ कपड़े पड़े हैं। एक कोने में एक अंगीठी रखी है और एक छोटा सा गैस का चूल्हा जो शायद उन्होंने नया खरीदा था, इसीलिए उसको बहुत संभाल के और एक कपड़े से ढक के रखा था। ये सारा कुछ देखकर
रीमा को बहुत सुखद एहसास हुआ। ऐसा सुखद एहसास उसे अपने कभी परेश के उस 5 सितारा होटल की तरह घर में भी कभी नहीं हुआ था। जो सुखद एहसास उसे आज शंकर और कावेरी के झोपड़े में हो रहा था। कावेरी ने उससे कहा, बिटिया तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकती हो, जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ तो रिजॉर्ट चली जाना। रीमा कावेरी से लिपट गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कावेरी एक अनजान नहीं, उसकी कोई अपनी है। कावेरी ने भी उसको गले से लगा लिया और उसको न्योता दे डाला कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। लेकिन रीमा हिचक रही थी तो सिर्फ एक बात से, वो उनकी गरीबी से हिचक रही थी कि अगर मैं यहाँ रुक गई तो ये लोग कैसे मेरे खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। इनके पास तो लगता है राशन भी नहीं है। गरीबी से उसका मतलब सिर्फ धन से था, वरना दिल से उनकी अमीरी देखकर तो वो पहले ही भाव विभोर हो चुकी थी। सो रीमा कावेरी का निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर पाई और खुशी से मचलने लगी और उसने कहा, काकी मैं यहाँ आज यहीं रुकूंगी, मैं रिजॉर्ट नहीं जाऊंगी, मैं आप लोग के साथ आज इसी झोपड़े में रुकूंगी। कहकर वो कावेरी के गले लग गई। गणेश और शंकर एक दूसरे को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि आज के ज़माने में भी शहर में पली बड़ी कोई लड़की ऐसी हो सकती है क्या। सारे के सारे बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा रीमा।